तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामरूबी पार्ट 15 की। चा और योम ने अपना रेजिग्नेशन लेटर चीफ जज हांसेजांग के डेस्क पर रख दिया होता है। फिर चीफ जज वो लेटर लेते हैं और चारम के सामने उसे फाड़ देते हैं। इसके बाद वो गुस्से में चारम से कह रहे होते हैं, क्या तुम इतनी लायक हो गई हो कि तुम मुझे ये रेजिग्नेशन लेटर दे सकती हो। चारम की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वो कह रही होती है कि मेरे कई सारे डिसीजन की वजह से हमारे डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। चीफ जज पूछ रहे होते हैं कि किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुमने अकेले ही ट्रायल को प्रोसीड किया है। मेरा और इम्बारियम का भी कंट्रीब्यूशन था उसमें। अभी जो मैंने तुम्हें नया ट्रायल दिया है वो ओवर नहीं हुआ है, तो फिर तुम अपने ऑफिस में जाओ और वहाँ पर जो उसका ड्राफ्ट है वर्डिक्ट की वो लाकर मुझे दो अगले वीक तक। अगर तुम दोबारा डिस्ट्रैक्ट हुई और अपना काम नहीं करा तो फिर मैं तुम्हें खुद ही फायर कर दूंगा। चारम कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अपने ऑफिस में चली जाती है। वहाँ पर पहुँचकर इम्बारियम से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर गई थी। फिर चारम उसे सॉरी बोल रही होती है। बारम बोल रहा होता है कि तुम कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस सबके पीछे एनजे ग्रुप है। चारम कह रही होती है कि ये सब एनजे ग्रुप के बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में है, क्योंकि मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ। चलो हम दोनों ऑनेस्ट हो जाते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। बारम कुछ भी नहीं बोल पाता है। इधर चीफ जज संगोंग चीफ प्रिसाइडिंग जज के ऑफिस में जाता है उनसे मिलने के लिए। चीफ प्रिसाइडिंग जज संगोंग को बैठाते और पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। संगोंग बोल रहा होता है कि आपको अब तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए थी, पब्लिक का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इतने बड़े इशू के लिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। चीफ जज गुस्से में पूछ रहे होते हैं कि तुम आखिर में क्या कहना चाहते हो। संगोंग कह रहा होता है कि जिसने ये गलती की है उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसी वजह से हमें उसे एलिमिनेट करना होगा यहाँ से। उसकी वजह से हमारे कोर्ट और जजेस को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुझे नहीं पता कि आपकी इंटेंशन क्या है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर लगाई तो फिर मैं खुद ही एथिक ऑफिस चला जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चारिम और बारिम दोनों अपने ऑफिस में होते हैं, तो फिर वहाँ पर बारिम अपने कंप्यूटर पे कई सारे आर्टिकल देख रहा होता है चारिम के खिलाफ। कुछ ही देर बाद वहाँ पर चीफ जज हांसेजांग पहुँच जाते हैं। फिर उन दोनों को कोर्ट में लेकर जा रहे होते हैं अपने ट्रायल के लिए, और ट्रायल होता है उस लेडी का जिसने कि अपने हस्बैंड को मार दिया होता है। कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है, तो फिर जो डिफेंडेंट का लॉयर होता है वो जज से बोल रहा होता है कि पहली बात तो मर्डर करने की कोई इंटेंशन नहीं थी इनकी, लेकिन जितने भी लोग कोर्ट में बैठे होते हैं वो सारे अगेंस्ट में होते हैं उस लेडी के। डिफेंडेंट का लॉयर बोल रहा होता है कि ये सब डिफेंडेंट ने सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन सारे लोग लेडी के अगेंस्ट में ही बात कर रहे होते हैं। तभी गुस्से में आकर चीफ जज सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं। लोगों के शांत होते ही अपोजिट लॉयर की बारी आती है। लॉयर बता रहा होता है कि इस लेडी का अफेयर चल रहा था और जब ये पकड़ी गई तो फिर इसने अपने हस्बैंड को मार दिया। ये बहुत ही बुरा क्राइम है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कई सारे लोग इस केस में इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको एथिक्स और मोरल का ध्यान रखना होगा। क्या आप वर्डिक्ट देना मैनेज कर पाओगे इतने अप्रोर के बाद। ये सुनते ही चीफ जज का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कह रहे होते हैं, क्या तुम हमारी टीम को थ्रेटन कर रहे हो। तुम सिर्फ एक लॉयर हो तो फिर तुम लॉयर का काम करो, और हम जज हैं अपना काम करना जानते हैं। फिर वो लॉयर जज से सॉरी बोलता है और इसके बाद चीफ जज कोर्ट को एडजर्न कर देते हैं। एडजर्न करने के कुछ घंटे बाद वो अगला ट्रायल स्टार्ट करते हैं, जो कि एक रेप केस होता है। कोर्ट में जो डिफेंडेंट की मॉम होती है वो रो रही होती है, तो फिर चीफ जज उससे पूछ रहे होते हैं, मैंने सुना है कि आपने एक पिटिशन सबमिट की है, आपने अपने बेटे के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक चांस देने को बोला है। डिफेंडेंट की मॉम रो रही होती है और वो कह रही होती है कि ये मेरे बेटे की वन टाइम मिस्टेक थी, इस वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। चीफ जज दोबारा गुस्से में आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे ने उस 15 साल की लड़की के साथ क्या किया है। ये डिजर्व करता है पनिश होना। चार एवं चीफ जज को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चीफ जज उसे भी डांट देते हैं। कोर्ट में एक रिपोर्टर भी होता है जो कि ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर कोर्ट को आज के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। अगले दिन जब बारिम अपने ऑफिस में कुछ आर्टिकल पढ़ रहा होता है, तो फिर वो सारे प्रिसाइडिंग जज के खिलाफ होते हैं। इसके कुछ देर बाद वो बोवांग के साथ बाहर चला जाता है, उससे बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोइन पहुँच जाती है और वो बारिम को बता रही होती है कि चारिम के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। बारिम गुस्से में पूछ रहा होता है कि ये सब कौन कर रहा है। फिर डोइन उसे बताती है कि ये सब संगोंग करवा रहा है। संगोंग चीफ प्रिसाइडिंग जज से मिलने के लिए गया था और उसने कहा था कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मैं खुद ही जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में। बारम कुछ भी नहीं बोलता और वो अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद चारिम उसकी तरफ देख रही होती है और उससे कहती है, क्या मैं सब कुछ छोड़कर जा सकती हूँ। मैं जज रोब की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी है। अब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती हूँ और मैंने काफ़ी सारे लोगों को नुकसान ही पहुँचाया है इससे। बारम बोल रहा होता है कि ये बात सच नहीं है, लेकिन चारिम नहीं मानती और वो कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं ये सब क्विट करना चाहती हूँ। बारम कुछ भी नहीं बोल पाता है। रात को बारम घर पर पहुंचता है और वो बार बार चारम की बात के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचकर वो चारम से बोल रहा होता है, तुमने कहा था कि तुम गिव अप करना चाहती हो तो फिर तुम कर सकती हो, लेकिन क्विट करने से पहले तुम्हें मेरे साथ एक ट्रिप पे जाना होगा, वो भी कल।
चारिम उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जहाँ पर बारिम ने चारिम को बुलाया होता है वो वहाँ पर तैयार होकर पहुँच जाती है। फिर बारिम भी वहाँ पर आता है और वो चारिम को देखकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों साइकिल पे ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर तक साइकिल चलाने के बाद बारिम चारिम को उस नए रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। चारिम बोल रही होती है कि मैं भी यहाँ पर रहा करती थी। फिर बारिम बोलता है कि ये बात मुझे पता है। चारिम पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर बारिम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हम दोनों भले ही साथ में काम करते हैं लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। फिर कुछ देर बाद वो चारिम को एक लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहाँ पर वो पहले जाया करता था। लाइब्रेरी के बाद फिर वो दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक बिल्डिंग में से एक छोटा बच्चा उतरता है और वो बारिम को हेलो बोलता है। फिर वो लड़का बारिम से पूछ रहा होता है क्या आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। जिस जगह से वो लड़का बाहर आ रहा होता है वो एक पियानो स्कूल होता है और यहाँ पर बारिम अक्सर आया करता है पियानो सीखने के लिए। वो तीनों दोबारा पियानो के स्कूल में जाते हैं। बारिम वहाँ पर पियानो प्ले कर रहा होता है तो फिर जो बच्चा होता है वो चारिम से बोल रहा होता है कि ये बात बहुत ज़्यादा वियर्ड है क्योंकि जब भी ये यहाँ पर आते हैं ये हमेशा यही म्यूज़िक प्ले करते हैं। तभी चारिम को याद आता है कि जो बारिम म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है वो भी सेम म्यूज़िक अपने हाई स्कूल में प्ले करा करती थी। थोड़ी देर बाद चारिम और बारिम दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और वहाँ पर बारिम चारिम को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है। बातें करने के बाद बारिम खड़ा होता है और चारिम से कह रहा होता है कि अभी आखिरी इंपॉर्टेंट जगह बची है। फिर बारिम चारिम को जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद बोल रहा होता है कि यहाँ पर मैं एक लड़की से मिला था। मैं पहले अपनी फीलिंग कन्फेस कर चुका हूँ तो फिर तुम्हें पता है कि मैं उसे पसंद करता था। फिर वो दोनों अपने स्कूल के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी बारिम अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है और वो बारिम का रेजिग्नेशन लेटर होता है। चारिम इमोशनल हो गई होती है। फिर बारिम बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम क्विट करना चाहती हो क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ में क्विट कर रहा हूँ। चारिम रोने लग जाती है। फिर बारिम अपना हैंकी उसे दे रहा होता है लेकिन वो लेने से मना कर देती है। तभी वो बारिम की तरफ घूर कर देखती है और अचानक से उसे किस कर लेती है। इसके बाद बारिम चारिम को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और वहाँ पर पहले से उस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर उसके ग्रैंड मदर के फ्रेंड भी होते हैं। फिर वो सारे साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं होती हैं। थोड़ी देर बाद चारिम को ग्रैंड मदर की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो बाहर जाती है उन्हें लेने के लिए। बाहर पहुंचते ही वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर के साथ में मदर भी आई होती है और वो चारिम को पहचानने भी लग जाती है। इसी वजह से वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन चारिम कोर्ट जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टर होते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जिसकी कि चारिम ने हेल्प की होती है केस में। वो लेडी कह रही होती है कि चारिम बहुत ही अच्छी जज है। तो फिर उनमें से एक आदमी उस लेडी को धक्का देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। चारिम लेडी के पास जाकर उसे उठाती है और लोगों से बोल रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो फिर तुम मुझसे कहो। लेकिन वो प्रोटेस्टर कुछ भी नहीं बोलते। फिर चारिम उस लेडी को वहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद चारिम ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ पर वो अपने नेक्स्ट ट्रायल की प्रिपरेशन कर रही होती है। बारिम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो चारिम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी चारिम के पास एक ईमेल आता है और वो ईमेल होता है डिसिप्लिनरी कमेटी से। ये बात डिपार्टमेंट के लोगों को पता चल जाती है और वो भी चारिम से मिलने के लिए आ जाते हैं उसके ऑफिस में। वो सारे मिलके चारिम को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर चारिम कहती है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। ये सुनते ही वो सारे मुस्कुराने लग जाते हैं। ब्रेक के दौरान चारिम और बोवंग दोनों बाहर जाते हैं और वो सारे लोगों से पिटिशन साइन करा रहे होते हैं ताकि वो सारे चारिम को सपोर्ट करें। काफ़ी सारे लोगों पिटिशन साइन कर देते हैं। फिर बारिम ऑफिस पहुंचता है और वो देख रहा होता है अपने कंप्यूटर पे कि एक वीडियो वायरल हो रही होती है चारिम की। और उस वीडियो में बताया जा रहा होता है कि जो जज चारिम होती है उसने एक लेडी की हेल्प की होती है सुबह। और ये वीडियो और आर्टिकल उस लड़की ने पोस्ट किया होता है जो कि एनजे ग्रुप के सन इन लॉ की विक्टिम होती है। अब वो लड़की एक रिपोर्टर बन गई होती है। तो फिर ये वीडियो और आर्टिकल पोस्ट करने से पहले वो उस ओल्ड लेडी से मिली होती है और सारी बातें जानी होती है चारिम के बारे में। कुछ घंटे बाद चीफ जज हांसे सांग बारिम के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर उन दोनों से बोल रहे होते हैं कि लंच का टाइम हो गया, हमें कैफेटेरिया जाना चाहिए। चारिम खुश होकर खड़ी होती है और बोल रही होती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चीफ प्रिसाइडिंग जज भी कैफेटेरिया में होते हैं। तभी वहाँ पर संगोंग भी पहुँच जाता है। फिर संगोंग चीफ प्रिसाइडिंग जज को रोकता है और बोल रहा होता है कि मैंने सुना है इसी हफ्ते में डिसिप्लिनरी कमेटी की हियरिंग होने वाली है और मैं भी एज अ विटनेस उसे अटेंड करना चाहूँगा। आपको थोड़ी जल्दी अरेंज करवानी चाहिए थी वो मीटिंग। तभी वहाँ पर चीफ जज हांसे सांग पहुँच जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर वो संगोंग के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम एक सीनियर जज हो, तुम कैसे कर सकते हो ये न्यूली अपॉइंटेड जज के साथ। संगोंग बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें यंग फीमेल जज ने सेड्यूस कर लिया है तभी तुम ये सब कर रहे हो। ये बात सुनते ही चीफ जज का गुस्सा बढ़ जाता है और वो संगोंग को पंच मार देते हैं। फिर वो मुड़ते हैं चीफ प्रिसाइडिंग जज की और बोल रहे होते हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही है, आप अपने जूनियर जज को कैसे फेस कर सकते हो। सारे जूनियर जज का सेक्रीफाइस किया जा रहा है ये बोलकर कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए है।
लेकिन आपके बारे में क्या आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है अभी तक? आप सारे लोग जितने भी हाई पोजीशन पे वो सारे अपनी सीट पे बैठे रहते हैं और हमेशा डेडिकेशन की बात करते हैं। क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है, सिर्फ आप यहाँ पर अपनी सीट पर बैठने के लिए आते हो? चीफ प्रिसाइडिंग जज कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।